हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसका पेज नंबर 10 पढ़ेंगे। इसमें हम 1.7 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.8 कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब फसल पक जाती है तो उसको काटना होता है और कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ा जाता है या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धरातल का मतलब होता है जमीन के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा ये फसल काटी जाती है। जैसे ये दिखा रखी है दरांती है, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं। काटी गई जो फसल और जैसे जो फसल काटते हैं उस जिससे वो तो हार्वेस्टर होता है और जिससे भूसे को और दानों को अलग किया जाता है वो होती है थ्रेसिंग। और जब थ्रेसिंग और हार्वेस्टर दोनों को मिला के जो एक मशीन और बनाई गई है उसको कंबाइन मशीन बोलते हैं। तो ये है, इसके द्वारा भूसे से अनाज को अलग किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। कंबाइन का मतलब है जोड़ना, तो दो मशीनों को जोड़ के बनाया गया है उसको कंबाइन बोलते हैं। छोटे छोटे खेतों वाले जो किसान है वो अनाज के दानों को फटक कर ही अलग कर लिया जाता है। तो पहले छाछ होता था, उसको फटक कर ये लोग भूसे और अनाज को अलग कर लेते थे, जो कि छोटे किसान अब भी करते हैं। तो ये पहेली पूछती है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। ये बिल्कुल सही है। खेतों में जो है टुकड़े बच जाते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अलग से कहीं और पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। कक्षा 6 में हमने कई तरह की जो विधियां थी वो जानी थी, जिसमें विनोइंग भी एक विधि थी। तो इसके बाद देखिए, ये देखिए फटकने वाली मशीन, इसमें ये अनाज डाल दिया जाता है और भूसा और डाल दिया जाता है, तो ये अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। इसके बाद है भंडारण। अब हम ये देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय से में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। जब हम कोई फसल उगाते हैं या कोई पौधा उगाते हैं तो हमें फल मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, तो हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव आता है। सबके मन में आता है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्ष और उल्लास और खुशी का समय होता है कि अब इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी जो है पद्धतियां अपनाई, उसके बाद कटाई का समय आता है तो उसके मेहनत का फल आता है। पुरुष और महिलाएं मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू, ये पर्व जो है इसके बाद कटाई के बाद शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी बैसाखी मनाया जाता है उसके जब कटाई होती तब। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भंडारण। 1.8 तक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे भंडारण। तो भंडारण का अर्थ होता है कि भंडार करना, किसी चीज़ को स्टोर करना। तो जब हमें जो उत्पाद मिलता है, जो हमें फसल है उससे दाने जो मिलते हैं, फसलों के जो दाने हैं, तो वो तो हमने अलग कर लिए, भूसे को हमने अलग कर लिया। अब हमें उनको स्टोर भी तो करना है, नहीं तो बारिश आ जाएगी और खेतों में अनाज कैसे पड़ा रहेगा। और जो भूसा है वो भी हमारी गाय भैंसों के लिए या पशुओं के लिए चारा बनता है, उसके भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इसलिए उनको स्टोर करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये उत्पाद का भंडार करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी से भी बचाना पड़ेगा, कीड़ों से भी बचाना पड़ेगा, कीटों से भी बचाना पड़ेगा, चूहों से भी, सूक्ष्म जीवों से भी उन्हें बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित कर दिया जाता है तो उन्हें खराब होने का खतरा रहता है और जीवों द्वारा आक्रमण किया जा सकता है। तो जैसे छोटे छोटे जीव हैं जैसे चूहे वगैरह, उनको खा लेते हैं। उसके बाद भंडारण से पहले इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए तैयारी क्या होती है, भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाया जाता है जिसमें उनकी नमी में कमी आ जाए।
ताकि वो सूख जाए, उनमें नमी खत्म हो जाए। इससे उनकी जो सुरक्षा है वो जैसे पेड़ के जो है कीट हैं छोटे छोटे, उनसे और जीवाणुओं से उसकी सुरक्षा होती है। उनमें फफूंदी वगैरह जो लग सकती है नमी के कारण, तो उनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में, जो बोरियां होती हैं उनमें रखते हैं। धातु के बड़े पात्रों में, जिनको बीन्स बोलते हैं, धातु की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उनमें इनका भंडारण किया जाता है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है। देखो ये है फसल उत्पाद का भंडारण जो है, जैसे ये अभी जो भूसा था या फिर जो गेहूं था, तो ये हमने धातु के जो बोरियों में रख दिया और धातु के बड़े पात्रों में रख दिया है। लेकिन बीजों का बड़े पैमाने पर, ये बड़े पैमाने पर मतलब घरों में नहीं, ये जैसे मंडियों में, क्योंकि कई किसानों के पास बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं, बहुत सारी उनके पास ज़मीन होती है, तो बहुत फसलें उगती है, तो जितना उपयोग हो सकते वो अपने घरों में रख लेते हैं बीजों को। लेकिन उसके अलावा जो बीज बच जाते हैं उनको बेच देते हैं। तो वो कहाँ पे भंडार किया जाता है? साइलों में या फिर भंडार गृहों में उनको भंडारित किया जाता है। जैसे ये मंडियों में बेच देते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, जिससे उनको अब आगे ये देखिए साइलो, ये बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, ये साइलो है। और इसके बाद ये है भंडार गृह, जिसमें देखो बोरियां हैं, ये बोरियां रखी हुई हैं, एक के ऊपर ये कितनी सारी बोरियां रखी हुई हैं। इसके पीड़कों जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में, ये चित्र हम पहले देख चुके हैं, घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। तो जो पहले जो भंडारित किया जाता है तो उसमें सूखी पत्तियां डाल देते हैं अनाज में। बड़े भंडार घरों में अनाज को पीड़कों या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे जब इनको इकट्ठा रखा जाता है तो उसमें या तो दवाई डाली जाती हैं या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं उनसे उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे सूक्ष्म जीवों, जैसे चूहों की दवाई डाल देते हैं उधर आसपास में, और इसमें मिक्स करने वाली दवाइयाँ भी आती हैं, या दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी उपचार किया जाता है। तो यह जंतुओं से भोजन, अब ये है जंतुओं से भोजन पढ़ेंगे हम 1.10 में, जो 1.9 तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये अपनी कार्य पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका बनाइए। जैसे खाद्य पदार्थ तो ये है दूध, और दूध गाय भैंस बकरी ऊँटनी इनसे मिलता है। तो इसी प्रकार से जो जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है वो हमें घी, जैसे घी लिख देंगे, मांस लिख देंगे, या फिर दही लिख देंगे, या पनीर लिख देंगे। ये सब हमें कैसे कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होता है। इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं? मछली की ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो समुद्रों में बहुत सारी मछली उन्हें आसानी से मिल जाती हैं और उनका पानी खारा होता है वहाँ पर आसपास में, इसलिए पौधों की से ज़्यादा वो मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के समय जो विभिन्न चरण हैं, अब वो कौन कौन से विभिन्न चरण हैं। एक तो सबसे पहले हमें बीजों का चयन करना, अच्छे बीजों का उपयोग करना पड़ता है, फिर उनको बोया जाता है, बुआई की जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे चरण हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले जंतुओं पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन भी कहते हैं। जैसे हम बड़े पैमाने पर पौधे उगाते हैं उनको फसल बोलते हैं। इसी प्रकार घरों में या फिर फार्म हाउस पर जो पशुओं को बड़े लेवल पे पाला जाता है उसको खाना दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती है और उनको समय समय पर चिकित्सकों से उनकी जांच की जाती है। तो ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो इसे पशुपालन कहते हैं। मतलब लोग पशु पालते हैं, पशु को पालते हैं जो बड़े लेवल पर, उसको पशुपालन बोलते हैं। तो ये मछली, ये पहली बोलती है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से विटामिन किससे मिलते हैं, तो उसमें कोड लीवर ऑयल भी आया था। तो ये पहली को याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा लेसन
ख़त्म हो जाता है। पेज नंबर 12 तक हमने सब पढ़ लिया। अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो जो भी पढ़ाया गया है उसको नोट करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट लगे। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक धन्यवाद। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि तुम्हें अगला वीडियो मिल सके। और जो बेल आइकन है उसको ओके करना ना भूलें। धन्यवाद।